अपने मुल्क या वतन की मोहब्बत जुबानों से दिलों में उतर जाए तो बात बन जाए, वरना मोहब्बत के खोखले दावे तो बहुत होते हैं और मर मिटने का जज्बा सिर्फ सरहद पर खड़े जवान के ही अंदर होता है। हमने जय हिंद जनाब में ऐसे ही जवानों की वीर गाथाएं सुनाने का अहद किया है। उनसे हमदर्दी और उनके कुनबों के साथ खड़े होने की लौ जलाई है। हम चाहते हैं कि इस लौ से लौ जलती रहे और एक लौ हजार दिलों में मुल्क से मोहब्बत की आग पैदा कर दे। हम ये भी बताना चाहते हैं कि मुल्क की हिफाजत का जिम्मा अगर हमारे जवानों के कंधों पर है तो समाज के नापाक धब्बों को मिटाने की जिम्मेदारी सरहद के अंदर खड़े हर हिंदुस्तानी की है। हम तेज़ी से बदलते इस नए हिंदुस्तान की नई नस्लों को ये बात बताते रहेंगे और उन्हें याद कराते रहेंगे कि मुल्क के सच्चे मोहसिन, मददगार और वफादार कौन हैं, जिनकी कुर्बानियों ने हमें 21वीं सदी में अपने रंग और ढंग से ज़िंदगी जीने की मुकम्मल गारंटी दी है। वतन परस्तों का जोशो खरोश और उनकी सरफरोशियों के किस्सों पर हम वक्त, हालात और सियासत की गर्द जमा नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। इसलिए हम जय हिंद जनाब की पेशकश लेकर हाजिर हुए हैं। मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब के आज के एपिसोड में बात मेरठ के उस लाल की होगी जिसके नाम से दहशतगर्दों में खलबली मच जाती थी। ये नाम है शहीद अनिल कुमार तोमर का, जो दिसंबर 2020 में कश्मीर में शहीद हुए। अनिल तोमर का परिवार मेरठ में रहता है। अनिल अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को छोड़कर गए। उनकी कुर्बानी को मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, अनिल की शहादत पर हमने गम तो मनाया, लेकिन उनके बीवी बच्चों की परेशानियों से हम वाकिफ नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख गवाह है कि जब जब भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ी, हमारे मुल्क के वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कितनी ही मुश्किलों से 2-4 हुए, लेकिन दुश्मनों का सर कभी बुलंद नहीं होने दिया। मुल्क के नाम पर जान कुर्बान करने वाले जवानों की कभी कमी नहीं रही। मेरठ के सिसौली गांव के रहने वाले अनिल तोमर की शहादत भी इतिहास में दर्ज हो गई। दहशतगर्दों का काल बन चुके अनिल तोमर मुल्क के लिए अपनी अजीम कुर्बानी देकर अमर हो गए। दिसंबर 1920 को कश्मीर के पुलवामा में अनिल तोमर हमले में जख्मी हुए थे। उसके एक दिन बाद ही खबर आई कि अनिल तोमर शहीद हो गए। इस खबर ने लोगों को मायूस जरूर किया, क्योंकि एक बहादुर जवान देश ने खो दिया, लेकिन इस शहादत ने सबको गर्व से भर दिया। अनिल तोमर जैसे शहीदों की वजह से ही आज हम अमन और चैन की नींद
ले पाते हैं। यूं तो मेरठ शहर से जब गढ़ रोड पर कुछ ही आगे बढ़ते हैं तो शहीद अनिल तोमर का गांव सिसौली आता है, लेकिन शहीद अनिल तोमर की बीवी ने बच्चों की तालीम के लिए गांव छोड़ दिया है और वो अब मेरठ में रह रही हैं। अनिल तोमर अपने पीछे एक बेटी, बेटा और अहलिया को छोड़ गए हैं। शहीद अनिल तोमर बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। खेल कूद, दौड़ भाग हमेशा अनिल तोमर की जिंदगी का हिस्सा रहा। कश्मीर उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह थी और शहादत भी वहीं थी। अनिल तोमर की उम्र करीब 40 साल थी। साल 2000 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। फिलहाल वो 44वीं राष्ट्रीय राइफल में हवलदार थे। उनकी तैनाती पुलवामा में थी। अनिल तोमर की बेटी अभी हाई स्कूल में पढ़ती हैं और बेटा 4th क्लास में है। अनिल तोमर की अहलिया कैमरे के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपने दर्द को जरूर बयान करती हैं। शहीद की बीवी मीनू कहती हैं कि सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन अब वो भूल गई। शहादत के बाद सरकार ने कहा था कि कुनबे के एक शख्स को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। अब उन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही है। गवर्नमेंट ने यही वादा किया था कि किसी भी घर के मेंबर को जॉब दी जाएगी, और अभी उस पर कोई वो हुआ ही नहीं है, कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। पढ़ाई की अभी एडमिशन किस तरह से कराया? कुछ फ्री में या कुछ ऐसा भी हुआ या पैसे देने पड़े? क्या चीज़ें रहती हैं इन बच्चों की? नहीं, हमने तो पैसे ही दिए थे। पैसे दिए। हाँ। जो सरकार ने जो बात कही थी उसमें से जो पैसे कहे थे वो तो मिल गए, लेकिन और चीज़ नहीं हो पाई। नहीं। जब पापा पहले आते थे क्या कहते थे आपको पढ़ाई को लेकर? क्या क्या बोलते? कि खेला मत करो, पढ़ लिया करो। अच्छा, तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? हाँ जी। फोटो देखते होंगे अब तो, याद आती है उनकी? क्या बनोगे आप? क्या क्या सोचते हैं? क्या कहते थे पापा, क्या करना है? पापा तो इंजीनियर के लिए कहते थे। बनोगे ना इंजीनियर? क्या बनोगे? आर्मी ऑफिसर। 20 साल तो उनकी सर्विस थी। 23 राजपूत उनकी पेरेंट्स यूनिट और 44 आरआर में पोस्टिंग थे वो। और 44 आरआर में भी उनका दूसरा टर्न था, और पहले टर्न दूसरा टर्न का 20 महीने हो गए थे उनके। और नेचर तो उनका मतलब बिल्कुल शांत आदमी थे, बिल्कुल शांत स्वभाव और खुशदिल आदमी। किसी को फौज में परेशान करके कुछ नहीं, और सिविलियनों से बहुत अच्छा तालमेल था वहाँ के वो लोग। कश्मीर की तकरीबन 20 साल में उनकी 15 साल के करीब उनकी कश्मीर की नौकरी थी उनकी। तो आप भी फौज में? मैं भी फौज में ही, आर्मी में ही। अनिल तोमर का खानदान किस तरह से मुल्क की खिदमत में मसरूफ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहीद का छोटा भाई सुनील तोमर भी पिछले 17 वर्षों से फौज में मुल्क की खिदमत कर रहा है। सुनील इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए हैं। सुनील अपने भाई को याद करते हुए कहते हैं कि उन्हीं को देखते हुए वो बड़े हुए और उन्हीं को देखकर फौज में जाने का जज्बा पैदा हुआ। मुल्क की खिदमत करने का जज्बा अनिल तोमर में कूट कूट कर भरा हुआ था। ये बताते हुए सुनील कहते हैं कि जब भी गांव वो आते थे तो दूसरे लोगों में भी मुल्क की खिदमत का हौसला पैदा करते थे। साथ ही अनिल तोमर का शौक किसानी करने का था, खेती करने का था। सुनील सरकार से भी अपील करते हैं कि उनके भाई के कुनबे को लेकर संजीदगी दिखाई जाए। चाहते तो ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि फौज ने तो जो कहा था, मतलब फौज का तो जो होता है तो फौज तो अपना कर रही है कार्रवाई, तो लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी गवर्नमेंट ने घोषणा करी थी कि भाई जो पैसे थे वो तो चलो दे दी तो उन्होंने, लेकिन पैसे से तो काम थोड़ी चलता है। अब बच्चों की भैया चले गए हैं, अब उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है उनके, और घर भी मतलब उनकी वाइफ को जॉब के लिए बोला था, मैंने नाम उन्हीं का दिया था आश्रित में, उनकी नौकरी की हुई थी, लेकिन नौकरी का अभी तक कोई कार्रवाई इतनी खास नहीं हुई है। और ना ही उन्होंने गेट की घोषणा की थी, गेट बनाने की, ना गेट की कार्रवाई हुई है, ना सड़क की कार्रवाई हुई है। बस यही है कि हमने तो कहना देश के लिए, मतलब मेरे बड़े भैया भी और मैं भी दो ही भाई हैं, दो ही भाई थे, अगर दोनों ने फौज के लिए, देश के लिए काम किया, और मेरे भाई तो अंत तक फौज के लिए, देश के लिए काम करते रहे।
लेकिन गवर्नमेंट ने या तो घोषणा करनी नहीं थी भाई, हमने उनसे थोड़ी कहा था कि आप ये घोषणाएं करो, तो घोषणा करी है तो भाई उसको पूरा करो। किसी भी फौजी के लिए मुल्क पर शहीद होना गर्व की बात होती है, लेकिन हम सब मुल्क वासियों का भी फर्ज है कि इन शहीदों को हमेशा याद रखें और उन्हें खराज अकीदत पेश करें। न पूछो हम सफरो मुझसे माजराए वतन, वतन है मुझ पे फिदा और मैं फिदाए वतन। तकरीबन 20 साल तक अनिल कुमार तोमर देश की सेवा फौज में रहकर करते रहे और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देश के लिए शहीद हो गए। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि उनकी शहादत के वक्त जो वादे किए गए थे उनको वक्त रहते पूरा किया जाए। मेरठ से कैमरामैन राजेंद्र सोगी के साथ जी मीडिया के लिए मैं शुएब रजा। दोस्तों, आपने अनिल तोमर के बेटी की बात सुनी। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा कि हम फौज में जाना चाहते हैं, जबकि उनके पिताजी ये कहते थे कि बेटा तुम इंजीनियर बनना, क्योंकि पिताजी को ये मालूम था कि बहुत रिस्क भरी हुई ज़िंदगी है उनकी। ये जज्बा उस बच्चे का है जो खुद फौज में जाना चाहता है। सैल्यूट है, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। आज अनिल तोमर साहब की शहादत को हम लोग याद कर रहे हैं। जिस वक्त वो ज़िंदा थे वो सुनील के सिर्फ भाई थे, लेकिन आज 1.4 बिलियन के वो रिश्तेदार हैं, वो हमारे भाई हैं, वो किसी के बेटे हैं। आज वो हम सभी हिंदुस्तानियों का शहीद होने के बाद, शहादत मिलने के बाद, वो हर हिंदुस्तानी के घर का बच्चा है। हमें इस बात को याद रखना है। इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। अंबर जैदी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पे, और डिफेंस एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड कर्नल संत पाल राघव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनील तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग एक बहुत ही सीरियस इशू पे आज बात करने के लिए जी सलाम के साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही सुपरफिशियल लगता है, बहुत ही खोखला लगता है, क्योंकि जो लोग इस देश के लिए जी रहे हैं और मर रहे हैं, शायद उनके लिए हम लोगों के पास वक्त नहीं है, ना हम उसमें ज़्यादा समय देते हैं, ना वो थॉट प्रोसेस है। उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संत पाल राघव साहब। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से जो फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, उनके लिए क्या हम कर रहे हैं, क्या और कर सकते हैं? जी, मैं जी सलाम का और शुक्रिया अदा करता हूँ टॉपिक को पूरे देश के सामने और विश्व है। नंबर एक, जो वीरांगना है, जो वीर नारी है, आप अगर उनको देखें, उनके साहस का एक परिचय है। एक उनका हेड ऑफ द फैमिली जब चला जाता है, कैसे वे बच्चों को पालन पोषण करती हैं और कम बजट पे उसमें निर्वाह करती हैं और बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जो जब शहीद हो जाता है तो उसका यूनिट, उसके यूनिट के ऑफिसर, आर्मी उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी होती है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके एरियर जो डिफेंस के होते हैं, जो उनके हाथ में होते हैं, वो शीघ्र करे जाते हैं, उस पर मिनट टू मिनट रिपोर्ट होती है। लेकिन जो सिविल डिपार्टमेंट है, उसकी एक मैं लापरवाही कहूंगा, चाहे वो बैंक है, चाहे वो सीडीए है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, जिसमें सिविलियन होते हैं, वो संवेदनशील नहीं है। मैं ये आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूं। नंबर 2, जो राज्य सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी है
लेकिन जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो प्रशासन इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी संवेदनशील नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कारगिल के जो वीरांगनाएं हैं, जो वीर नारी हैं, उनको गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप दिए, एलपीजी गैस एजेंसी दी, लेकिन सिविल प्रशासन ने एक बहाना लगाया कि वहां पे जगह नहीं है। आप ये देखिए कि कितने पेट्रोल पंप आए हैं हर इलाके पे, कितनी गैस एजेंसी आई हैं, क्या वो नहीं मिली है? लेकिन उनको इससे वंचित कर दिया कि आपको लैंड अलॉट नहीं हो रही। इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट संवेदनशील होती, जो उनको इंश्योर किया जाता है, जैसे आर्मी वाले हैं, इंश्योर, चेक, रीचेक और क्रॉस चेक, कि उनको जो है ये सहूलियत मिले। नंबर 2, आर्मी में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उसमें फिट होता है तो हल्का फुल्का रिलैक्सेशन है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जॉब सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्मी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविलियन कोटा है, तो उसको एक जॉब जो है सिक्योर करनी चाहिए। क्योंकि आप सिविल में देखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर वहां पे सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जगह मिल जाती है। तो इसी प्रकार हमारे कैंटोनमेंट में, जहां पे मिलिट्री के अगर मापदंड में नहीं आता है, तो वो उनको जॉब देनी चाहिए। मैं ये और भी कहना चाहूंगा कि जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब जवान शहीद होता था तो उसको जागीर मिलती थी और उसका निर्वाह हो जाता था, और एक बहुत बड़ा हौसला होता था पूरे परिवार को। लेकिन आजादी के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज रखी, आर्मी का जो कार्य है वो शीघ्र है, सब चीजों को वो शीघ्रता से कर देती है। आज जो मिल रहा है वो एजीआई से पैसा मिलता है ज्यादा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो जवान का अपना पैसा है, जो जवान एक करता है, उससे उसको जो है ज्यादा उसके पास में पैसा आता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये बढ़ाना चाहिए। मैं एक दूसरी बात बताता हूं आपको पूरे देश के सामने। जेएंडके की जब गवर्नमेंट थी, ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह, जब उनको पीवीसी मिला तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 10 लाख रुपए दिए, ग्रांट ज्यादा दी। आप जेएंडके की ग्रांट देखें वो बहुत कम थी, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर साहब उनको सैल्यूट करता हूं कि उनका एक सोल्जर थे, है वो सोल्जर, और उनको ये मालूम है कि एक परमवीर चक्र को कितना सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए। राघव साहब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी एक सवाल लेना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम अंबर जैदी जी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर गॉड ब्लेस यू। ये जो इशू है जो अभी राघव साहब उठा रहे थे, बहुत ही मेजर इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये कह रहे थे कि जो डिफेंस का मामला होता है उसमें डिफेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है उसमें होम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली सारी चीज़ें अंडर द पीएमओ आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी चीज़ जिसमें मीडिया हाइप होता है, इन्होंने कारगिल का जिक्र किया तो वहाँ पे पेट्रोल पंप दिया गया, लोगों को जॉब दिया गया। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बॉर्डर्स सेफ नहीं हैं, हमारे बॉर्डर्स अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बाहर से लोग, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो पूरा देश सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये बात हमारे चीफ मिनिस्टर जो भी है किसी भी राज्य के, चाहे वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो, तो क्या वो ये इस बात को नहीं समझते कि हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं, जो देश के लिए दिन रात मर मिटने के लिए तैयार हैं बॉर्डर्स में, क्या हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी ऐसे इशू के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे पास, अगर एक एक रुपया भी देता है तो वी सेव 1.4 बिलियन रुपीज़। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? हम क्यों नहीं करते हैं? इधर अटेंशन क्यों नहीं जाता है? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। अंबर जैदी, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा रुआं खड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी शहीदों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, और अभी भी वैसे ही हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में, आम समाज में ये धारणा है कि शहीदों के लिए, शहीद परिवारों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है,
लेकिन जो वीरांगनाएं होते हैं, जो जवान हमारे देश में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, हमें आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई, क्योंकि हम जिस वातावरण में आज सांस ले रहे हैं, हमें उस आज़ादी की कीमत हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अपने घरों में आराम से सोते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन वो परिवार जिनके घरों के जवान बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके पीछे जो उनका परिवार होता है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। देश को लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं खासकर एनजीओ की बात करती हूँ। कहीं ना कहीं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस सेक्टर पे बहुत कम लोग काम करते हैं, जो आर्मी जवानों के परिवार हैं। तो मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन परिवारों के बारे में सोचें, जो आर्मी वाइफ हैं, जो वॉर विडोज हैं, उनके बारे में, उनके स्किल ट्रेनिंग के बारे में उनको स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भरता के लिए उनके बारे में सोचा जाए, उनको बेहतर सुरक्षा की जाए, उनकी बेहतर चिकित्सा सुरक्षा, जो भी हम अब एज समाज, एज सोसाइटी कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़े अभियान चले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, और साथ ही साथ सरकार को भी उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिनसे उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनको क्विक उनका निपटारा हो सके, क्योंकि बहुत बड़े वादे होते हैं, लेकिन उनको समय रहते उनको पूरा नहीं किया जाता। और उनके परिवार जो गांव में रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि कहाँ किसके पास जाना है, और वो सालों भटकती रहती है। तो ये परेशानी, क्योंकि हमारे ऊपर उनका कर्जा, और हमें उनकी खिदमत में हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सरकारी महकमे हो। तो हमें कहीं ना कहीं जो आज़ादी मिली है और जो कीमत है, हम अपनी जान देकर भी शायद वो कर्ज ना उठा पाए, लेकिन हम उस चीज़ को समझते ही नहीं कि हम पे कितना बड़ा एहसान है उन जवानों का, जो हमें अपनी जान देकर हमें अपनी महफूज रखते हैं। तो समाज को भी समझना है, सरकार को भी उनके लिए एक सिस्टम बेटर बनाना है, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं या उनको जो सुविधाएं देनी है, उनको सही से एड्रेस किया जाए। Amber, just a second, I would like to hold you. Just a second, please. राघव साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, क्या उसके तहत कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि उन लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाए, या बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए? कोई क्लासिफाइड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो, कोई ऐसा फॉर्मेट हो, क्या ये पॉसिबल नहीं है? सर, ये पॉसिबल है। मैं आपको एक मिनट आर्मी की तरफ ले जाता हूं कि हमने विद इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ए प्राइवेट कैपेसिटी, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक कर्नल ऑफ द रेजिमेंट सेंटर के अंदर वार विडोज के बच्चों को हॉस्टल बनाया हुआ है, उसमें प्रोविजन किया हुआ है अपने कॉर्पोरेट फंड से। ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है। तो इसी लाइन पे जो आपने पॉइंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरे देश के लिए, कि CSR से जो वहां पे CSR एक फंड जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके द्वारा बहुत मदद की जा सकती है, बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। आर्मी में मैं आपको बताता हूं, 2 राजरेफ के जो CO साहब थे, उन्होंने वॉर विडोज के बच्चों को रिटायर होने के बाद भी, मैं अडॉप्ट इन द सेंस ये कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई और उसमें से अफसर बन गए हैं। आप देखिए, एक कर्नल जो उस यूनिट को कमांड कर रहा था, जो उसने कारगिल में विजय पाई और रिटायर होने, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था उन्होंने, और उसके बाद उनकी जो वॉर विडोज को देखा, तो वो एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, पूरे देश के लिए मिसाल। और इस तरीके से जो आपने बताया बहुत अच्छा है। टाटा है, हमारे पास इतने NGOs हैं जितने बड़े हैं। अगर ये एडॉप्ट करना इन बच्चों को, जो वीरंगनाएं कोई बच्चे हैं या वीरंगनाएं हैं, और ये बहुत आसान सा कार्य है, कोई ये डिफिकल्ट कार्य नहीं है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में और उनका भी निर्वाह अच्छा होगा। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जवान को जो मैक्सिमम गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, उसका AGI जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है, जैसे आपका LIC होता है, उसकी वजह से उसको फंडिंग हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वीरंगनाओं की आज स्थिति में बताता हूं, CQMH अब्दुल हमीद, जिन्होंने 7 टैंकों को उड़ाया था 1965 के अंदर, आप दयनीय स्थिति में उन्होंने वीरंगनाओं ने अपनी जिंदगी है। अल्बर्ट इक्का 71 वॉर में, जो कि अदब था, ऐसे परमवीर चक्र थे, बड़ा ही उनकी दयनीय स्थिति में उन्होंने पूरा टाइम गुजारा है, बिकॉज कोई सोशल फंडिंग नहीं है।
कोई आर्मी के पास में कोई ऐसा फंड नहीं है जो कि डायरेक्ट उनको हेल्प कर दे। हर वर्ष आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर जो उस यूनिट से होते हैं उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं और पूछते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे ही उतनी मदद होते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है CSR का, और जितने भी NGOs हैं, ये पॉइंट जाना चाहिए और उनको एक मदद मिलनी चाहिए। और उनके जो स्कूल्स हैं, जैसे टाटा के पास में उनके स्कूल्स हैं, उनके वहां पे उनके बच्चों को एडमिशन मिले और प्रोत्साहित करें और इंस्पायर, तो ये बहुत ही बड़ा देश के लिए एक हित में हो। राघव साहब प्लीज बी ऑनलाइन। मैं अभी अपने रिपोर्टर सोएब से बात करना चाहूंगा। सोएब, कैन यू हियर मी? सोएब, मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर। हाँ, सुनील जी, तोमर जी। साहब आपके साथ बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं ना सिर्फ सुनील तोमर जी बल्कि जो अनिल जी की माता जी है वो भी हमारे साथ है। और जाहिर सी बात है कि मैं इस परिवार से पिछले काफ़ी दिनों से जुड़ा भी हुआ हूँ। जब से दिसंबर में हमने ये शहादत देखी, कई बार यहाँ आना भी हुआ, लेकिन जो दर्द है यकीनन वो यही है कि जिस तरह से एक तवज्जो देनी चाहिए थी हुकूमत को, उस तरह से नहीं दी जा रही। माता जी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। प्लीज बात। ये बताएं माता जी, जाहिर सी बात है आपका तो बड़ा बेटा था और जब आप पहले भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि यकीनन घर का जो सबसे बड़ा लाडला बेटा था वो चला गया। कितनी ज़िंदगी बदल गई है और कितनी एक तरीके से उनकी राहत तकती है अभी भी, क्योंकि दिसंबर से और अब तक अनिल तोमर जी क्योंकि शहीद हुए थे दिसंबर में। हमको तो ये लगती है कि हमारा बेटा आ रहा है और कहेगा हो कि मैं फरवरी मार्च में आ जाऊंगा। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कुछ नहीं किया। गरीबों के बेटे जा रहे हैं, किसानों के बेटे जा रहे हैं, नेतान के बेटे क्यों नहीं जाते? और रईसन के बेटे क्यों नहीं जाते? जो गरीबन के बेटे जाते हैं, किसानों के ही बेटे जाते हैं। क्या सरकार कर रही है? एक बेटी इनकी, एक बहू की मांग उजर रही है, मान की कोख उजर रही है। क्या शहादत कर रहे हैं ये लोग? क्या बदला ले रहे हैं उनसे? क्या कर रहे हैं? दूसरे के बच्चे मर जाते हैं, ये लालच दे देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। क्या उनसे ज़िंदगी कटती है? उनके बच्चे भी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। और क्या उनको खाना पीना नहीं चाहिए? क्या ना चाहिए उन्हें? क्या शहादत कर रही है ये सरकार? अभी दिसंबर से अब तक, क्योंकि उस वक्त तो काफ़ी लोग आए, हमने देखा कि मंत्री भी आए थे, सब लोग आए थे। उसके बाद से कौन लोग आपसे मिलने आते हैं? कभी कोई नेता, कोई लोग आते हैं क्या? किस तरह की कोई मदद हुई हो? कोई नहीं आता, सिर्फ वही आते हैं जहाँ ये मिलिट्री वाले, और कोई नहीं आता। सिर्फ आर्मी के लोग आते हैं? हाँ, आर्मी के आते हैं। देखिए हमारे साथ सुनील जी भी है, खुद फौज में हैं। अनिल जी भी, जाहिर सी बात है कि शहादत उनकी हुई कश्मीर में, और सुनील जी भी तकरीबन 17 साल हो गए हैं। सुनील जी, आपको ये बताएं मुझे कि माता जी बता रही हैं कि सिर्फ फौज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। क्या वादे किए गए थे, पूरे क्या हुए? क्या क्या चीज़ें कही गई थी उस वक्त? देखिए, जो फौज ने कहा था, फौज तो एक बहुत अच्छी संस्था है जिसने, मैं भी 17-18 साल रहा हूँ और 20 साल मेरे भाई ने मतलब से देश के लिए सेवा की, और मैं भी कर रहा हूँ। फौज तो जो कहती है वो करती है, और फौज जो अपने आदमियों को, कभी उनके 44 RR के आए थे, तो फौज तो आती रहती है और अपना काम पूरा कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट है ये तो सिर्फ पागल बनाती है, और ख़ास तौर से अभी ये BJP वालों ने तो बिल्कुल पागल बना रखा है। ये तो सिर्फ क्या नाम है, झूठे वादे करते हैं और बस पागल बनाते हैं, बाकी होता क्या कुछ नहीं है। क्या वादे किए गए थे? जो मुआवजा था वो दिया गया है या नहीं? और जो नौकरी की जो बात थी या स्मारक एक बनाने की बात थी, उन तमाम चीज़ों पर क्या हुआ? क्योंकि मुझे भी याद है जब शहादत हुई थी तो हम आए थे, हमने रिपोर्टिंग भी की थी। उस वक्त तो ये तमाम बातें कही गई थी। आप फौजी भी है, अभी भी आप फौज में हैं, और आप तब भी आपका जो दर्द है वो इतना बड़ा होता जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी उस टाइम पे मुआवजे की, वो तो किया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि गेट बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, और क्या नाम है जो भी है वो करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया, बस बना के चले गए। और जो एक नौकरी का किया था उन्होंने, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अधिकारी जो है वो बात करते नहीं है, खासतौर से DM SDM तो बात ही नहीं करते हैं। जी, मैं आप सुनील जी के साथ बैठे हैं, आप उनको ये अश्योर कर दीजिए कि मैं खुद धर्मेंद्र प्रधान जी जो अभी HRD मिनिस्टर है, मैं उनसे बात करूंगा। अब बच्चों को एजुकेशन को लेकर के मैं उनसे 101% बात करूंगा। हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, अंबर जैदी जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहूंगा, क्योंकि उनका NGO है, वो क्राउड फंडिंग करें और चैनल के माध्यम से उन बातों को बताया जाएगा। और बच्चों का जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, उसके लिए प्रोएक्टिव एटीट्यूड हम यूज़ करेंगे।
मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इस काम को ज़रूर कर सकता हूँ, और मेरी जितनी औकात और हैसियत है उस हिसाब से मैं अश्योर करता हूँ कि आई विल हेल्प। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने ऑनरेबल चेयरमैन सर का, जिन्होंने ये हमें बताया और मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह के देश हित में काम करें। उन्होंने हमेशा ये कहा कि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। उन्होंने हर बार इस बात का जिक्र किया कि देश के लिए, इस मुल्क के लिए काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनको नहीं देखना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। जो कॉन्क्रीट चीज़ है, जो वाकई देश में जो बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको रोटियां चाहिए, उस पर एक मीडिया का जो बियॉन्ड हेडलाइंस जो फार्मूला है, उस पर काम करना है। तो शोएब, आप ये अश्योर कर दें सुनील जी को कि हम 101% HRD मिनिस्टर से बात करेंगे, और इसके लिए पूरी इजाज़त हमें चेयरमैन सर से मिल चुका है, और हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ बता दें उन्हें। बिल्कुल। देखिए, ये बात हमने पहले भी कही थी सुनील जी, हमारी तरफ से, क्योंकि हम पहली बार नहीं बल्कि पहले भी आपके पास आए हैं और परिवार के साथ जिस तरह से जो भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको उठाते हैं। आगे बढ़कर जो चाहे हमारे संपादक जी की बात करें, इरफान शेख साहब जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान से भी वो मुलाकात करेंगे या बातचीत करेंगे। HRD मिनिस्टर, अभी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, और जो भी हो सकेगा जी नेटवर्क की तरफ से वो भी मदद की जाएगी। लेकिन अगर आप भी सरकार के से कुछ गुजारिश करना चाहते, अपील के जो बातें थी उसको लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे ज़रिए आप कह सकते हैं। देखिए, जी न्यूज़ और भाई, हमारे सौरभ भाई हैं, इन्होंने तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 28 दिसंबर से, और हमारे पास आते हैं और हमारी पूरी बातें सुनते हैं, और ख़ासतौर से जी न्यूज़ भी सुन रहा है हमारी बातें। लेकिन जो गवर्नमेंट है, ये कुछ मतलब इनके कान पर कुछ क्यों चल नहीं रही, बल्कि हमारे साथ, बल्कि हमारी गवर्नमेंट तक जो बात पहुँचाते हैं, शोभिंदर तोमर विधायक जी अमेठी दक्षिण से, या निर्वाचित अभी कौशल चौहान जी हुए हैं, वो हमारी थोड़ी बहुत बात अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते, ना ऊपर वाले नेता कोई सुनते हैं, बस आते हैं, मजाक समझते हैं और चले जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर आपको करें घोषणाएं करी हैं तो उसको अमल कीजिए भाई, उससे आप लोगों का भी वो करें वो होता है। और आप जो देश के लिए जो शहादत देते हैं उनका मतलब आप मजाक से उड़ाते हैं आप। ये फौज में है अभी सुनील तोमर जी, जाहिर सी बात है कि इनके बड़े भाई की शहादत हुई और पिछले 6-7 महीनों से लगातार इंतजार कर रहा है परिवार। एक बेटा और एक बेटी पीछे छोड़कर गए हैं सुनील तोमर। मुल्क के लिए, देश के लिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमेशा यही होता है कि उस वक्त जब शहादत होती है तो एक तरीके से भावनाओं में बहकर या जज्बात में आकर जो ऐलान, जो घोषणाएं कर दी जाती है, उन पर बाद में अमल किया जाए, ये गुजारिश करनी होगी। जाहिर सी बात है कि जो परिवार अपने बेटों की शहादत दे रहा है, या हमने देखा है कि हज़ारों हमारे मुल्क के जो बेटे हैं उनके जो जनाजे हैं वो बाप के कंधों पर से होकर गुजरते हैं, और किसी बाप का कंधा इतना मजबूत नहीं होता कि अपने बेटों के जनाजे का वज़न वो संभाल सके। लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है। उसके बावजूद भी अगर परिवार की ये पीड़ा, ये दर्द सामने आता है तो फिर यकीनन सवाल खड़े होते हैं। तो ये माता जी का दर्द भी है, और जो अनिल तोमर हैं, अनिल तोमर के भाई सुनील तोमर जी, उनका भी दर्द है, और पूरे परिवार का। यकीनन हमारी कोशिश यही है कि हुकूमत तक ये बात पहुँचे कि जिन उम्मीदों के साथ, या कहे कि जाहिर सी बात है कि जो भी फौज में सैनिक जवान होता है, जो वो शहादत देता है, तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ देश की हिफाजत के लिए शहीद होता है। लेकिन जो पीछे शोएब, आप बने रहिए, हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं एश्योर करना चाहता हूं अपने ऑडियंस को कि ये प्रोग्राम सिर्फ TRP के खातिर नहीं बनाया गया है। ये प्रोग्राम बनाया गया है जिसके तहत लोगों की मदद होगी, और हम लोग इसको कंटिन्यूसली दिखाते रहेंगे आप लोगों को, और स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब को हम अपने साथ जोड़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। आपने देखा इन बच्चों की तस्वीर, इनके विजुअल्स, देखा आप कितने तन्हा हैं ये लोग, कितना मिस कर रहे हैं अपने डैड को। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें आप गले लगाएंगे? चलिए खैर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी राघव साहब से हम बात करना चाहेंगे। राघव साहब, कैन यू हियर मी? श्योर सर। आपने देखा बच्चों की तस्वीर, आपने देखा कितने मायूस हैं ये बच्चे। क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि इन परिवार वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? आर वी सो हेल्पलेस? किस रूल की हम बात कर रहे हैं बॉस? कैन यू हियर मी? जी जी, मैं वही कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि किस रूल का, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर इन बच्चों की हम मदद करना चाहते हैं तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको और हमें रोक रहा है? क्या इसके लिए हमें किसी चीफ मिनिस्टर की इजाजत लेना पड़ेगा, गवर्नर साहब का इजाजत लेना पड़ेगा? हु इज स्टॉपिंग अस टू हेल्प दिस फैमिली? हाउ कैन वी कोऑर्डिनेट? प्लीज गाइड अस। सर, आर्मी का मैंने आपको बता दिया, आर्मी इज ऑलवेज हेल्पिंग देम सर, दे आर इन टच विद देम। और जो मिलिट्री स्टेशन होते हैं उसमें भी जो कमांडर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम एक्स-सर्विसमैन रैलीज, वीर नारीज, वीरांगनाओं से मिलते रहते हैं और उनकी मदद करते रहते हैं जो आर्मी के क्षेत्र में आता है, और उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लेते हैं मिनट टू मिनट। लेकिन जो सिविल डिपार्टमेंट है, जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वो संवेदनशील नहीं है। पहले जो भी चीजें होती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे या कुछ वर्ष पहले, जो भी आर्मी से कोई भी चीजें आती थी वो प्रशासन उनको सीरियसली लेता था और इंप्लीमेंट करता था। अगर आप देखें कि हमारे देश के अंदर स्ट्रक्चर है, सोल्जर बोर्ड जिसे कहते हैं, सैनिक कल्याण कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और डिप्टी कमिश्नर उनका हेड होता है। तो अगर सिस्टम ऑलरेडी है, ये अगर रिड्रेसल ग्रीवेंसेस सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर डिप्टी कमिश्नर, देश के अंदर 700 लगभग जिले हैं, ये 700 व्यक्ति बहुत बड़ा योगदान दे सकते और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनको संवेदनशील होने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा बताया कि जो एनजीओज हैं सीएसआर के द्वारा, ये जो आर्थिक दशा इनकी सुधारी जा सकती है। मुझे बहुत ही गर्व और गौरव से कहूंगा कि कुछ लोग वीरांगनाओं के लिए और वीर नारियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये इतनी संवेदनशील नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट। सर, तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, जो बीत गई सो बात गई, हमें उन बातों पे बिल्कुल नहीं। आज इस वक्त हम क्या कर सकते हैं और इस पूरे मुहिम में हम और आप कैसे जुड़ सकते हैं, उसका एक कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए छोड़ दीजिए आप, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिंस यू हैव बीन फ्रॉम दिस फोर्सेस, आपके पास एक वो है, अंबर जैदी जी हैं, ये एनजीओ को रिप्रेजेंट करती है। जी अंबर जी, आप बताएं। हम ये चाहते हैं कि आपके जैसे और एनजीओ एक्टिविस्ट आएं और इस काम को कोऑर्डिनेट करें, स्कूल के साथ जुड़े, कॉलेज के साथ जुड़े। एक ज़माना वो था जिस वक्त हम लोगों ने जब पढ़ाई की स्कूल में तो मॉरल साइंस हुआ करता था, उसमें हमें बताया जाता था कि आप पेरेंट्स के साथ कैसे बात करेंगे, आप सीनियर्स के साथ कैसे बात करेंगे। वो मॉरल साइंस को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया। आज पढ़े लिखे लोग जो मतलब एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, दे आर गोइंग इनटू क्राइम्स। तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर वी गिविंग? तो हमें ये सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि देशभक्ति सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को इस तरह से पीड़ित देखें तो हम पिज़्ज़ा कैसे खा सकते हैं, हम इंजॉय कैसे कर सकते हैं, हम म्यूज़िक कैसे सुन सकते हैं?
तो इसीलिए अंबर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज प्लान, प्लीज कोऑर्डिनेट, एंड जी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। मैं यहाँ पर कुछ बात रखना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मौका दे तो। प्लीज प्लीज गो अहेड। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जो करती है या आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन जो कर रही है वो तो है, लेकिन हमारे देश के हर कोने कोने से जवान जाते हैं जो देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, और उनकी वीरांगनाएं और उनका परिवार, जैसे कि अभी हम तोमर जी के परिवार को देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं 2, तो ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो देश के अलग अलग कोनों में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में उनकी शिक्षा और चिकित्सा के लिए कम से कम हम इसको उनके लिए कोई कोटा, एक जगह को हम कम से कम एक निर्धारित कर दें कि अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्र में कोई इस तरीके के परिवार है तो उनको फ्री एजुकेशन और फ्री इलाज दिया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी में तो है ही, लेकिन सरकारी में वो सुविधाएं कितने लोगों को मिल पाती हैं वो हम सब देखते हैं। लेकिन इसको साथ ही साथ एनजीओ को भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं मीडिया में, जब कोई जवान शहीद होता है तो हम तब बात करते हैं, 4-6 दिन बात होती है, उसके बाद उनके परिवार के साल में दुर्दशा में कोई से बात नहीं करता। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको खैरमकदम करती हूँ कि आपने इतने अहम मुद्दे पर बात की और आज यहाँ पर हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे अगर हम लगातार इन पे बात करें तो कहीं ना कहीं समाज में वो लोग जो उन परिवारों को भूल जाते हैं वो उन परिवारों को याद रखेंगे और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि वो लोग जो हमारे लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि हम उस एहसान को बदला नहीं चुका सकते, लेकिन हम जो कुछ उनके लिए कर सकें वो करें। वो एक समाज होने के नाते, एक एनजीओ होने के नाते, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या फिर कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, उनमें एक जगह निर्धारित होनी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सरकार में जो अमेंडमेंट्स होने हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए थोड़ी तेजी लानी चाहिए उस प्रक्रिया में, वो तो है ही, लेकिन एक सोसाइटी होने के नाते सिविल सोसाइटी का भी जिम्मेदारी है कि हम अपने जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आगे आएं और उसको बेहतर तरीके से समझते हुए। और मैं शोएब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे तोमर जी के परिवार से कनेक्ट करें, क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए काम करती हूँ और ऐसे भी मैं जो भी कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी। तो आप उनका पता और नंबर मुझे जरूर पास ऑन करें ताकि मैं उनसे जुड़कर जो भी मैं कर सकूंगी मैं जरूर करूंगी, और मैं अपने आप को नसीब करूंगी कि मैं कुछ भी अगर कर पाऊंगी उनके लिए। तो राघव साहब से और अंबर जी से मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट योर फीडबैक इन दिस, कि जो भी मिनिस्टर बनते हैं स्टेट में वो एमएलए के लिए जाते हैं लोगों के पास वोट लेने के लिए, और जो भी यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बनते हैं वो लोगों के पास वोट लेने के लिए जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो जिस वक्त वो जाते हैं लोगों से मुखातिब होते हैं, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग मिनिस्टर हैं, चाहे वो स्टेट में हो या कैबिनेट में हो, अगर इस तरह के इश्यूज़ में वो सुन नहीं रहे हैं या काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हम उन लोगों का फोटोग्राफ के साथ ये बात टेलीविजन पे दिखा दें लोगों को कि इनसे इतनी बार कहा गया और इन्होंने नहीं सुना? व्हाट इज योर ओपिनियन? एब्सोल्युटली नेमिंग और शेमिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जवान हमारे लिए कर जाते हैं वो उस एहसान को हम चुका नहीं सकते, लेकिन हम उनको कम से कम उनके परिवारों को आगे रखते हुए उनके लिए जो कर सकते हैं करें। अगर कोई एमएलए या एमपी होते हैं तो वो सुनकर आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए सबसे पहले आगे बढ़े और आकर करें। लेकिन अगर उसको इग्नोर करते हैं तो बिल्कुल नेमिंग और शेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा मुद्दा और बहुत अच्छी बात आपने कही है। राघव साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर, यू आर सर्टेनली राइट। हम वहां के मिनिस्टर का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और डीएम जो वहां डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, ही शुड बी अकाउंटेबल, बोथ ऑफ देम शुड बी अकाउंटेबल। एंड मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं, डीएम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कल्याण विभाग मैंने आपको बताया है, वो कर सकते हैं। अगर संवेदनशील है वो दरबार लगाएं, वो लोगों की सुने, प्रॉब्लम सुने। ये उनकी एक मॉरल नहीं, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी के अलावा भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है। प्रशासन, डीएम के पास में पूरा प्रशासन है, और जो भी वहां के मिनिस्टर हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी में लिया जाए। और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात कहता हूं, जिनका सिर्फ एक ही बच्चा था, जो ओल्ड एज विक्रम बत्रा का मैं बता रहा हूं, उनके फादर अकेले हैं, उनकी मदर अकेली है, उनका अकेला लड़का है। ऐसे बहुत ही शहीद हैं
जिनके और कोई सहारा नहीं है, उनको ओल्ड एज होम का प्रोविजन करके कहीं ना कहीं उनका ये भला किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं। लोग, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जिसका एक ही बेटा था, वो बुढ़ापे का एक सहारा था, वो चला गया, तो इनकी एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो बहुत ही आज के जमाने में सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। और ये आपने ये बहुत टचिंग मुद्दा उठाया है, और जितने भी एनजीओज हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो आगे आए, क्राउड फंडिंग करें और उन बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित, उनको ये कहें। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आप अमेरिका जैसे सिटी में जाइए, वहां पे इवन वेटरन, जिसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, अलग लाइन होती है, लोग खड़े होते हैं जब वो उनको ये पता लग जाता है ये वेटरन है, ये रिटायर है। शहीद का दर्जा तो और ही बहुत ज्यादा है, वीरांगनाओं को ज्यादा उनका दर्जा है, लेकिन वहां पे एक कल्चर है, लोग सैल्यूट करते हैं एक्स सर्विस को। तो मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, एनजीओ से रिक्वेस्ट करता हूं कि देश के अंदर एक ऐसा मुहिम लगाएं जिससे कि देशभक्ति का जज्बा हो, लोग प्रेरित हो, इंस्पिरेशन हो, एनकरेजमेंट हो, लोगों को कुर्बानी देने के लिए, शहादत देने के लिए उनको एक हौसला हो कि हमारे पीछे हमारा देश खड़ा है, चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़ा है। ये मुहिम होनी चाहिए। जी राघव साहब, ऐसा है कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें मी है, ME मी, विच इज़ यू एंड मी, और उसके साथ जुड़ा हुआ है दिया विच इज़ लाइट। वो दिया जल रहा है, और ये दिया जो है ये कहीं और नहीं है, ये इंडिया में है, इन दिया। तो ये रोशनी बिल्कुल रोशन है और हम सबको इसी पे काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अंबर जैदी और राघव साहब और परिवार के, शहीद परिवार के लोग यहाँ पे जुड़े। थैंक यू सोहेब फॉर डूइंग अ ग्रेट स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ही नहीं, बल्कि जितने भी स्टेट पुलिस हैं, जितने भी DGP हैं, उन सब से आप संपर्क में रहें। और कोई भी जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब उनकी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड करना है? आदाब, आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। मैं हूं इरफान शेख। अपने मुल्क या वतन की मोहब्बत ज़बानों से दिलों में उतर जाए तो बात बन जाए, वरना मोहब्बत के खोखले दावे तो बहुत होते हैं, और मर मिटने का जज्बा सिर्फ सरहद पर खड़े जवान के ही अंदर होता है। हमने जय हिंद जनाब में ऐसे ही जवानों की वीर गाथाएं सुनाने का अहद किया है, उनसे हमदर्दी और उनके कुनबे के साथ खड़े होने की लौ जलाई है। हम चाहते हैं कि इस लौ से लौ जलती रहे और एक लौ हज़ार दिलों में मुल्क से मोहब्बत की आग पैदा कर दे। हम ये भी बताना चाहते हैं, मुल्क की हिफाजत का जिम्मा अगर हमारे जवानों के कंधों पर है तो समाज के नापाक धब्बों को मिटाने की जिम्मेदारी सरहद के अंदर खड़े हर हिंदुस्तानी की है। हम तेज़ी से बदलते इस नए हिंदुस्तान की नई नस्लों को ये बात बताते रहेंगे और उन्हें याद कराते रहेंगे कि मुल्क के सच्चे मोहसिन, मददगार और वफादार कौन हैं, जिनकी कुर्बानियों ने हमें 21वीं सदी में अपने रंग और ढंग से ज़िंदगी जीने की मुकम्मल गारंटी दी है। वतन परस्तों का जोशो खरोश और उनकी सरफरोशियों के किस्सों पर हम वक्त, हालात और सियासत की गर्द जमा नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। इसलिए हम जय हिंद जनाब की पेशकश लेकर हाजिर हुए हैं।